बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा बेसिक्स को रिवाइज करेंगे। नर्वस सिस्टम को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम आगे दो डिवीजन इसकी करते हैं, एफरेंट डिवीजन और इफरेंट डिवीजन। इसका जो एफरेंट डिवीजन है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, और जो इफरेंट डिवीजन है वो मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। इफरेंट ई से एग्जिट रखना है कि ये अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एफरेंट टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इफरेंट सब डिवीजन है इसको फर्दर डिवाइड करते हैं ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सोमैटिक मतलब दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉडी, सोमा वोलेंट्री। और जो ऑटोनॉमिक है वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन वगैरह। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन से होते हैं? दीज आर द ड्रग्स दैट एक्ट ऑन रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोलिन। अच्छा, ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉर एपिनेफ्रिन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट केस भी कहते हैं, उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक हो गया। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, यहाँ से ही आपने याद रखना है कि ये कोलिन यानी कि एसिटाइल कोलिन को किसी ना किसी तरीके से बढ़ा रहे होंगे इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो अब ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है तो जाहिर बात है ये उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करेंगे जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होंगे। सो दीज आर द रिसेप्टर्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय दैट एक्ट ऑन द रिसेप्टर जो कि एसिटाइल कोलिन से एक्टिवेट हो रहे होते हैं। अब कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या होता है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन रिलीज एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक हो गया। और अब ये इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर रिलीज होती है एसिटाइल कोलिन? प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। लाइक ये अगर हमारे पास एक न्यूरॉन है इस तरह से, और ये आगे फर्दर इसने न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स में है, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं गैंग्लियन। ठीक हो गया। द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज एंड एक्सॉन इज कॉल्ड गैंग्लियन। तो प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है बॉडी के अंदर, वो उसके प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों के दोनों क्या रिलीज कर रहे हैं? एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। आगे सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला। ठीक है, लाइक हमने कहा कि सिंपैथेटिक के अंदर क्या रिलीज हो रहा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन इस केस के अंदर, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि है तो सिंपैथेटिक डिवीजन, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी? एड्रिनल मेडुला वाली, ठीक है, वो क्या रिलीज कर रही होती हैं? एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। और जो सोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, सोमैटिक न्यूरॉन जो कि हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि मूवमेंट है, टॉकिंग है, इस तरह, तो वो भी क्या रिलीज करते हैं? एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी, ये अगर आप डायग्राम देखें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है इसने एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करना होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इसके भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज कर रहे होते हैं। जबकि सिंपैथेटिक की अगर आप देख लें तो प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है वो तो एसिटाइल कोलिन ही रिलीज कर रहा है, जबकि इसका जो पोस्ट है, ठीक है, वो क्या रिलीज कर रहा है? नॉर एपिनेफ्रीन। और जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन है एड्रिनल मेडुला की, ठीक है, प्री वाले तो वो एसिटाइल कोलिन ही रिलीज कर रहे हैं, जबकि अगर हम देखें इसके इफेक्टर ऑर्गन्स के ऊपर जाके तो ये क्या रिलीज करवाती है? नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। उसके बाद अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाएं, इसके अंदर गैंग्लिया नहीं होते, नो गैंग्लिया, तो ये क्या रिलीज कर रही होती हैं? एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है
न्यूरोट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये रिलीज़ होता कैसे है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है? तो ये बेसिकली 6 मेजर स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड रिसाइकलिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन। इन स्टेप्स को हम समझते हैं बारी बारी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर आप सिंथेसिस की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कोलिन जो है वो न्यूरॉन के अंदर आ रही है, ठीक है, इंट्रा सेलुलर आ रही है वाया सोडियम को सोडियम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सोडियम पंप है जिसके थ्रू क्या है कि कोलिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस में आ रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से ये आ रही है इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, कोलिन और एसिटाइल को ए दोनों मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। इस एंजाइम की मौजूदगी में एसिटाइल कोलिन बन जाएगी हमारे पास। अब एसिटाइल बन तो गई है, अब सेल के अंदर इसके वेरियस इसको डिग्रेड करने के लिए वेरियस जो है ना इसके दुश्मन पड़े हैं, लेकिन उससे बचाने के लिए हमने क्या किया कि इसको स्टोर कर लिया वेजिकल्स के अंदर, ठीक है। अपटेक इनटू स्टोरेज वेजिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। रिलीज कब होगा, ऑन द प्रेजेंस ऑफ या फिर ऑन द अराइवल ऑफ अप्रोप्रिएट सिग्नल एक्शन पोटेंशियल। जब आएगा तो इंट्रा सेलुलर कैल्शियम जो है वो राइज करेगा, इंट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल राइज करेगा, और ये जो वेसिकल्स होंगी ये मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएंगी, और जो भी इनका कंटेंट होगा वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये रिलीज हो गया, नेक्स्ट होगी बाइंडिंग। अच्छा, ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुई है ये 3 जगह पर जाके बाइंड कर रही है, ठीक है। एक तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है, दूसरा अपने इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर, और तीसरा अगर आप हम देखें, ये देखें, ठीक है, उसी न्यूरॉन के ऊपर जाके बाइंड कर रही है जिसने इसको रिलीज़ किया था, ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब इसका मकसद यही है कि फीडबैक इनहिबिशन के भाई काफ़ी एसिटाइल कोलिन जो है वो आ गई है, अब एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ कम कर दो, काफ़ी है, बहुत रिलीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये फीडबैक इनहिबिशन का इसका काम होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिग्रेडेशन, ठीक है, जो इजाफी बच जाती है एसिटाइल कोलिन उसको डिग्रेड कर दिया जाता है इनटू एसीटेट एंड कोलिन, ठीक है। एसीटेट एंड कोलिन के अंदर इसको डिग्रेड करते हैं, और जो कोलिन है यहाँ से इसकी दोबारा से रीअपटेक हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है, और दोबारा से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो ये थी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम कोलिनर्जिक न्यूरॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये रिलीज तो हो गई एसिटाइल कोलिन, अब हम इसके रिसेप्टर्स बात करते हैं कि ये रिलीज होने के बाद कौन कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करती है। हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक हमारे पास है मस्करीनिक रिसेप्टर्स और दूसरे हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स। मस्करीनिक रिसेप्टर्स और निकोटीनिक रिसेप्टर्स अगर हम अफिनिटी के लिहाज से बात करें तो जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं ये इनकी ज़्यादा अफिनिटी होती है मस्करीन के साथ, और लेस अफिनिटी होती है निकोटीन के साथ। जो मस्करीन है ये भी एक अल्कलाइड ही है, ठीक है। जो निकोटीन है, ठीक है, इसकी जो अफिनिटी होती है वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा होती है। अच्छा जी, तो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर कि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, कौन, मस्करीनिक रिसेप्टर्स, और जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं ये हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। इनकी मोर अफिनिटी विद एसिटाइल कोलिन एंड मस्करीन, जबकि इनकी जो है अफिनिटी लेस अफिनिटी फॉर मस्करीन, ठीक हो गया। इसके बाद जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये आइनोट्रोपिक होते हैं, जबकि जो जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं वो मेटाबोट्रोपिक होते हैं। इसके मस्करीनिक रिसेप्टर जो हैं इसकी 5 सब टाइप्स होती हैं, M1 M2 M3 M4 एंड M5, जबकि निकोटीनिक रिसेप्टर जो है ये 5 सब यूनिट से कंपोज हुआ होता है, यानी कि 5 सब यूनिट्स मिल के एक निकोटीनिक रिसेप्टर्स बना रहे होते हैं। तो ये हमारे हो गया मस्करीनिक एंड निकोटीनिक रिसेप्टर्स का डिफरेंस। नेक्स्ट हम देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स।
तो क्लासिफिकेशन अगर जनरल देखी जाए, जनरल तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग है, और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग है उसके अंदर कोलिन एस्टर्स आते हैं हमारे पास और नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड्स। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है इसके अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद ये एक अलग से है कि रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। अच्छा, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास होती है ना ये ड्रग्स, इन्होंने इनडायरेक्टली क्या करना होता है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाना होता है। अच्छा, जो डायरेक्ट एक्टिंग है इन्होंने क्या करना है, सिंपली डायरेक्ट जाके अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाना है, और इस तरह से क्या होगा कि जो मिमिक्री होगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स की, ठीक है। डायरेक्टली इन्होंने जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाना है, लेकिन जो इनडायरेक्ट है, ठीक है, इन्होंने कोई और दूसरा रास्ता तलाश करना है। तो इन्होंने क्या करना है कि जो एसिटाइल कोलिन के को जो डिग्रेड करने वाला एंजाइम होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, उसकी जाके डिग्रेडेशन करवा देनी है, ठीक है, या उसको डीएक्टिवेट करवा देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन की जो कंसंट्रेशन है वो खुद ब खुद राइज कर जाएगी। तो जब एक लिमिट से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम की जो डीएक्टिवेशन हो जाएगी, तो उसको रीएक्टिवेशन में लाना भी उसको ज़रूरी है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम कौन से ड्रग्स देते हैं, रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम, ठीक है। ये सिंपल सी मैंने आपके लिए बनाई है कि हमारे पास दो तरह से होती हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एक होते हैं हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग और एक हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग है उसके अंदर कोलिन एस्टर्स और नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड्स, नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड जैसे कि निकोटीन और पाइलोकार्पिन। जो कोलिन एस्टर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर फिर एंडोजीनस यानी कि जो बॉडी के अंदर बनते हैं, और सिंथेटिक जो कि हम खुद लैब के अंदर बना के दे रहे होते हैं। एंडोजीनस के अंदर एसिटाइल कोलिन, हमें पता है कोलिन एस्टर है, डायरेक्ट एक्टिंग है, और जो सिंथेटिक इसके अंदर कार्बाकोल और बिथेनिकोल, ठीक है, कार्बाकोल एंड बिथेनिकोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग की, तो इसके अंदर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल के अंदर एड्रोफोनियम, फास्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन, इस तरह के ड्रग्स आ जाती हैं, जबकि इरिवर्सिबल के अंदर आती है इकोथायोफेट। तो ये हमारे पास होगी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम जनरल सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कोलिनर्जिक अगेनिस्ट को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहते हैं। माइमेटिक मतलब किसी चीज़ की मिमिक्री करना, उसकी कॉपी करना, या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि वो वाली ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को मिमिक कर रही हैं, उसके एक्शंस को बढ़ा रही हैं, ठीक है। वो करती कैसे हैं, बाय इंक्रीजिंग एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन इन सीएनएस और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और या फिर इनहिबिटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इन सीएनएस और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसके अलावा बाय इनहिबिटिंग और इनएक्टिवेटिंग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ये यानी कि इनडायरेक्ट वे से, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखते हैं ड्रग्स को बारी बारी के। डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हमने देखी थी एसिटाइलकोलिन, बेथानिकोल, कार्बाकोल और पाइलोकार्पिन, ये हमारे पास हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। इनको वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं, इनकी फार्माकोलॉजी को। तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये क्या करते हैं, ये मिमिक कर रहे हैं द इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू कोलिन रिसेप्टर, मस्करीनिक और निकोटिनिक। इनके टू टाइप्स हम पहले क्लासिफिकेशन के अंदर देखा है, कोलिन एस्टर्स और नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड्स। कोलिन एस्टर्स के अंदर एंडोजीनस हो सकते हैं और सिंथेटिक, ठीक है, और नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड्स के अंदर निकोटीन एंड पाइलोकार्पिन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये क्या कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, और इसकी जो थेराप्यूटिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, इसको लेस यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके मल्टीपल एक्शंस होते हैं और इसकी जो इनएक्टिवेशन है वो रैपिड होती है, ठीक है। रैपिड किसके थ्रू हो रही होती है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की तरह की वजह से। अगर हम इसके एक्शंस देखते हैं, एसिटाइल कोलिन के एक्शंस, तो सबसे पहले इसके कार्डिक एक्शंस आ जाते हैं। ये क्या करती है कि हार्ट रेट, अच्छा,
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री हो रही है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि वो वाले अफेक्ट्स या वो वाले एक्शंस प्रोड्यूस होंगे जो कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे। और पैरासिम्पथेटिक क्या था? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि आराम करें। आराम करें मतलब ब्लड प्रेशर ब्लड हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गए इसके कार्डियक इफेक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जीएलटी के अंदर, तो जीएलटी के अंदर क्या है? इंक्रीजेस सैलिवरी सेक्रीशंस। ठीक है, यानी कि वो वाली सेक्रीशंस जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे जो माउथ के अंदर होते हैं वो सेक्रीशंस कर रहे होते हैं। बेसिकली वो मेस्टिकेशन के लिए होते हैं, टेस्ट परसेप्शन स्पीच के लिए होते हैं, और थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन भी इन्हीं सेक्रीशंस की वजह से हो रही होती है इन माउथ। इंक्रीजेज गैस्ट्रिक डाइजेशन, जारी बात है डाइजेशन हो रही है, रेस्ट एंड डाइजेशन, तो डाइजेशन का सारा इंतज़ाम हो रहा है कि भाई सलेवरी सेक्रीशंस बढ़ा दो, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशंस को बढ़ा दो, इंटेस्टिनल मोटिलिटी और उसके सेक्रीशंस को बढ़ा दो, ताकि फूड की जो डाइजेशन है वो अच्छी तरह से प्रॉपर वे में हो सके। नेक्स्ट अगर हम लंग्स के अंदर देखें तो ये ब्रोंक्यूलर सेक्रीशंस को बढ़ाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है। और इसके अंदर ये जो एक ड्रग है मेथाकोलिन, ठीक है, मेथाकोलिन क्या करती है? मेथाकोलिन इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। तो मेथाकोलिन बेसिकली ये क्या है? मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट है। इसके थ्रू देखता जाता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो कितने रिएक्टिव हैं या कितने रिस्पॉन्सिव हैं टू एनी एजेंट लाइक मेथाकोलिन। अगर हम दे रहे हैं तो अगर उसको देने की वजह से अगर तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, ठीक है, ब्रोंकियल सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये उसको एस्थमा है। तो ये एक बेसिकली टेस्ट है जो कि एस्थमा की डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जेनेट्रो यूरिनरी ट्रैक के अंदर एसिटाइल कोलिन इंक्रीजेस टोन ऑफ डेस्ट्रेसर मसल। तो ये डेट्रेसर मसल ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये क्या है? डेट्रेसर मसल। और काजिंग यूरिनेशन, यानी कि जब टोन उसकी ज़्यादा होगी यानी कि ये कंट्रैक्शन करवाएगा डेट्रेसर मसल्स की, जिसकी वजह से क्या होगा? यूरिनेशन होगी। आइज़ के अंदर क्या होगा कि सीलरी मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, और इसको हम कहते हैं मायोसिस। अच्छा, दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी, मायोसिस एंड मिड्रियोसिस। तो जिसके अंदर पीपल साइज जो होता है वो कंट्रैक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं मायोसिस, और जिसके अंदर पीपल डायलेट हो रहा है उसको हम कहते हैं मिड्रियोसिस। और डायलेशन किस केस में हो रही होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब होती है मिड्रियोसिस, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या हो रहा होता है? मायोसिस हो रही होती है। फॉर अच्छा, मायोसिस फॉर नियर विजन। और इसके अलावा हम इसको ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये देख लें, ये अनट्रीटेड आई है, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी मतलब ड्रग अप्लाई नहीं की हुई। तो अगर जो होती हैं हमारे पास ड्रग्स पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की, वो अप्लाई करेंगे अगर आंख में तो कुछ इस तरह से मायोसिस होगी। ये आप साइज़ देख रहे हैं प्यूपिल का, बिल्कुल एक डॉट की तरह स्मॉल साइज़ हो गया, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हो गया प्यूपिल की, इसको हम कहेंगे मायोसिस। जबकि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है? मिड्रियासिस होती है, प्यूपिल साइज़ जो है वो डायलेट कर जाता है। बेथैनिकोल, बेथैनिकोल केमिकली क्या है? ये अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोमाइल एस्टर है, और ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज नहीं होता। इनएक्टिविटी थ्रू हाइड्रोलिसिस बाय अदर एस्ट्रेसेस, इसके निकोटिनिक एक्शंस कम होते हैं, और ये मस्कुरिनिक एक्टिविटी होती है इसकी स्ट्रॉन्ग। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका तकरीबन 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेथैनिकोल के एक्शंस अगर हम देखें तो ये स्टिमुलेट कर रहा होता है मस्करीनिक रिसेप्टर्स को, और इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ाता है, उसकी टोन को बढ़ाता है, डेट्रेसर मसल ऑफ ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर मसल्स आर रिलैक्स्ड। अच्छा, ये जो ट्राइगोन है ना, ये भी अगर हम इधर आ जाएं, ठीक है, तो ये यहाँ पर ही अगर अच्छा जूम नहीं हो रहा, यहाँ पर जहाँ पे ये जो यूरेटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट्स और एक जहाँ से यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा ट्यूब निकल रही है यहाँ से, यानी कि मिल के एक इस तरह का मसल बनता है, ठीक है, इस तरह का, उसको कहते हैं ट्राइगोन ऑफ स्फिंक्टर, ठीक है। आगे चले जाते हैं हम।
ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर मसल्स आर रिलैक्स्ड। दीज इफेक्ट्स स्टिमुलेट यूरिनेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थेरापेटिक यूजेस। इट इज़ यूज टू स्टिमुलेट टॉनिक ए टॉनिक ब्लैडर। ठीक है, यानी कि अगर यूरिनेशन नहीं हो रही, ए टॉनिक उसका ब्लैडर हुआ पड़ा है, तो उसकी टोनिसिटी को बढ़ाने के लिए, उसको कंट्रैक्ट करवाने के लिए हम क्या देते हैं, बथैनिकोल। न्यूरोजेनिक ए टोनी, बेसिकली ये भी ब्लैडर एटोनी ही होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बथानिकोल को देते हैं ताकि उसकी जो एटोनी है वो ठीक हो जाए, और जो डेट्रेसर मसल है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे और यूरिनेशन हो जाए। मेगाकोलोन के अंदर क्या होता है कि एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ कोलोन। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं? स्वेटिंग, सलिवेशन है, फ्लैशिंग, डिक्रीज ब्लड फ्लो विद रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर लो है तो उसके अंदर ऐसे सिस्टम्स जो है वो जनरेट होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड ब्रोंकोस्पैज्म। अच्छा, अगर पॉइजनिंग हो जाती है बथैनिकोल की तो उसके अंदर हम देते हैं एट्रोपिन। जितनी भी हमारे पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं उनकी पॉइजनिंग के केस में के अंदर मोस्टली हम एट्रोपिन दे रहे होते हैं एज एन एंटीडोट। मे बी एडमिनिस्ट्रेड टू ओवरकम फिर कार्डियोवैस्कुलर और ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर रिस्पॉन्सेज टू दिस एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बाकोल। इसके मस्क्रीनिक और निकोटीनिक दोनों एक्शन होते हैं। ये भी एस्टर है कार्बामिक एसिड का, और ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस का पुअर सबस्ट्रेट है। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू अदर एस्ट्रेजेस बट एट ए मच स्लोअर रेट। एक्शंस की बात करें, सीवीएस एंड जीआईटी के इफेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, यानी कि गैंग्लिया को जाके स्टिमुलेट करता है। रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला बाय निकोटिनिक एक्शन। ठीक हो गया। अब ये वाहद पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब आप एक इफेक्ट कह सकते हो जिसके अंदर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रही है, और हो कहाँ से रही है, बाय एड्रिनल मेडुला। आइज़ के अंदर जब हम इसको डालेंगे तो जाहिर बात है क्या होगी, मायोसिस होगी। ये हमने मायोसिस एंड मिड्रियासिस को पहले भी देखा कि अनट्रीटेड आई है। जब हमने इसको पाइलोकार्पिन के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो क्या होगा कि मायोसिस होगी, और जब हमने इसको एट्रोपिन के साथ ट्रीट किया तो ये डायलर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूजेस आ जाते हैं, थेरेपेटिक यूजेस। इसके भी मल्टीपल एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इसको रेयरली यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसका जो यूज़ होता है वो आई सर्जरी के अंदर होता है, और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टेमिक पेनिट्रेशन, यानी कि ब्लड के अंदर इसकी पेनिट्रेशन कम होती है। ठीक है, लैक कम होती है, जिसकी वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी कम होते हैं। पाइलोकार्पिन जो है इसकी मस्क्रीनिक एक्टिविटी होती है, अल्कलॉइड इन नेचर है, टर्शरी अमाइन स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस बाय एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, लेस पोटेंट अनचार्ज्ड पेनिट्रेट टू सीएनएस। अच्छा, इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये टर्शरी अमाइन है, दूसरा ये अनचार्ज है, जिसकी वजह से इसकी जो पेनिट्रेशन है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो ईजी है, यानी कि ये ईजिली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये थी इसकी इंट्रो। एक्शंस की बात करें तो ये आइज़ के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से मायोसिस होती है, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पैज्म्स ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अच्छा, स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन के अंदर क्या होता है, जो सीलरी मसल्स होते हैं ना आई के, वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम ये देते हैं पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ सिक्रीशंस लाइक स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, बट लिमिटेड यूज ड्यू टू लैक ऑफ सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास थेरेपेटिक यूजेस ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस है। इसके अंदर क्या होता है कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, यानी कि आंख के अंदर जो प्रेशर, बेसिकली आइज़ के अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, अगर उसकी ड्रेनेज ना हो रही हो तो वो फ्लूइड जो होता है वो आइज़ के अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है, जिसकी वजह से आंख का जो प्रेशर है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसकी वजह से जो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ग्लाउकोमा के अगर फर्दर टू टाइप्स हैं, ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर। अच्छा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा है ना ये ग्रेजुअली होता है। ठीक है, जबकि एंगल क्लोजर ये सडन सडन होता है। ठीक है,
और जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा है ये जो है ना एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। इसके अंदर आप फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवाना पड़ता है। ज़ीरोस्टोमिया यानी कि ड्राइनेस, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो इनफ सेक्रीशंस नहीं कर रहे होते हैं। और सोजन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर जो हमारे ग्लैंड्स वगैरह हैं जैसे कि टीयर्स के हैं, ठीक है, सलाइवा जो है वो ड्राई हो जाते हैं, वो इनफ सेक्रीशंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके अंदर ब्लड विजन है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात के अंधेरे में ठीक से दिखाई ना देना। ब्रो एक है पॉइजनिंग की अगर हम बात करें, करेक्टराइज बाय एग्जैगरेशन ऑफ वेरियस पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स इंक्लूडिंग डायफरेसिस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ठीक है, डायफरेसिस कहते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग एंड सलाइवेशन। एट्रोपिन इज यूज्ड टू ट्रीट टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट रिवर्सिबल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्ट वाया कोलिन एस्ट्रेज इंजाइम आल्सो नोन एज एंटी कोलिन एस्ट्रेज एजेंट। इन्होंने एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इंजाइम की इनहिबिशन करवानी होती है जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होती और इसका जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये डायग्राम के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन की ये डिग्रेडेशन को, ठीक है, ये डिग्रेडेशन को ये यहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन ही हो रही होती है, तो इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। इसके अंदर ड्रग्स आ जाते हैं एड्रोफोनियम, फाइसोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, प्रीडोस्टिगमीन एंड ग्लेंटामीन। तो एड्रोफोनियम प्रोटोटाइप शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। इट बाइंड्स रिवर्सिबली टू एक्टिव सेंटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज प्रिवेंटिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 10 से 20 मिनट्स का होता है और ये एक क्वाटरनरी अमाइन है। इसको माइस्थेनिया ग्रेविस की जो डायग्नोसिस है उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम एड्रोफोनियम के इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। अगर तो मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, तो पॉसिबली उसको क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस। लेकिन अगर उसकी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव नहीं होती तो फिर उसको कोई और मसला, कोई और वजह, तो ये इस तरह से ये जो टेस्ट है ये डायग्नोज करता है माइस्थेनिया ग्रेविस को। एड्रोफोनियम जो है ना एक्सेसिव ड्रग अगर देंगे तो उसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकती है। और कोलिनर्जिक क्राइसिस के क्राइसिस यानी कि बहरान, तो कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब एसिटाइल कोलिन की ज़रूरत से ज़्यादा कमी क्राइसिस हो जाएगी। उसके नतीजे में हम देते हैं एट्रोपिन एज एन एंटीडोट। Physostigmine, nitrogenous carbamic acid ester found naturally in plants. Tertiary amine है substrate for acetylcholine esterase. इसके मस्करीनिक और निकोटिनिक दोनों एक्शंस होते हैं। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर ये जाके बाइंड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये मसल ट्विचेस, फैसिकुलेशन, स्केलेटल मसल पैरालिसिस, ये सारे एक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। कंट्रैक्शन ऑफ जीएटी स्मूथ मसल्स, मायोसिस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये इसके एक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 30 मिनट्स से लेके 2 आवर्स तक, ठीक है, शॉर्ट ही है तकरीबन। और इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है, अगर 30 तक होगा सारी बातें शॉर्ट है, 2 आवर्स पे मतलब इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट है। कैन इंटर एंड स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थेराप्यूटिक यूजेस अगर हम इसके देखें, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोजेस ऑफ ड्रग्स विद एंटीकोलिनर्जिक एक्शन सच एज एट्रोपिन, ठीक है, लाइक एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो रही है तो हम क्या देंगे, फाइसोस्टिगमीन टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। एडवर्स इफेक्ट्स इसके अंदर कन्वल्जन, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड स्केलेटल मसल पैरालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है नियोस्टिगमीन। नियोस्टिगमीन इज अ सिंथेटिक कंपाउंड क्वाटरनी नाइट्रोजन कार्बमिक एसिड रिवर्सिबली इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिन। एक्शंस अगर हम देखें
तो इंटरमीडिएट है, ठीक है। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मोर पोलर एंड पोरली एब्जॉर्ब्ड, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा, मतलब वो चार्ज्ड कंपाउंड है, इसका मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। जो अनचार्ज्ड है, नॉन पोलर है, उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी हो जाती है। स्टिमुलेट कंट्रैक्टिलिटी। थेरापेटिक यूजेस अगर हम देखेंगे तो यूज टू स्टिमुलेट ब्लैडर एंड जीआईटी ट्रैक, एंटीडोट फॉर कम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज टू मैनेज सिम्टम्स ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, यानी कि हम जो है ना उसकी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बल्कि उसके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए देते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम देखें तो स्लाइवेशन, फ्लशिंग, डिक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीज है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, nausea, abdominal pain, diarrhea and bronchospasm, contraindicated when intestinal or urinary bladder obstruction is present. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इकोथाइफिड, जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल ये मतलब ये इंजाइम को जाके इस तरह से डीएक्टिवेट करती है कि वो इंजाइम दोबारा से रीएक्टिवेट नहीं होता, वो दोबारा उसके फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए इंजाइम की सिंथेसिस ज़रूरी होती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनोफॉस्फेट डेट कोवलेंटली, ठीक है, कोवलेंटली मतलब कि it reversibly binds via its phosphate group at active site of acetylcholine esterase. In this way, the enzyme is permanently inactivated. The restoration of acetylcholine activity requires the synthesis of new enzyme molecules. नेक्स्ट हमारे पास है इसके एक्शंस आ जाते हैं। जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, पैरालिसिस ऑफ मोटर फंक्शंस, काजिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कन्वल्जन्स एंड इंटेंस मायोसिस। थेरेपेटिक यूजेस इसको होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं ओपन एंगल ग्लाउकोमा के लिए, रेयरली यूज्ड ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट प्रोफाइल। नेक्स्ट अगर हम टॉक्सिकोलॉजी अगर हो जाती है एंटीकोलिन एस्ट्रेज एजेंट्स की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेलिडोक्सिम, जिसको हम कहते हैं 2PAM, ठीक है। टॉक्सिसिटी विद दिस एजेंट इज मैनिफेस्टेड एज निकोटिनिक और मस्क्रीनिक साइंस एंड सिम्टम, और कोलिनर्जी क्राइसिस हो सकती हैं। रिएक्टिवेशन हम कर रहे होते हैं प्रेलिडोक्सिम के थ्रू, इसको 2PAM कहते हैं। कैन reactivate the inhibited acetylcholine esterase, unable to penetrate central nervous system. So this was all about today's lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.